तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था फोर्थ जंग मास्टर के पास जाता है ताकि उससे बात कर सके कि वो उसे यहाँ पर मॉक फैमिली की जो स्वर्ड मार्शल आर्ट्स है उसको यहाँ पर सिखा सके, उसके बेसिक्स के बारे में उसके बता सके। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर से आगे बढ़ जाता है, जबकि गोचान सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इसे फिर से यहाँ पर मार पड़ने वाली है। तो जैसे ही वहां पर उसके करीब जाता है और उसके करीब जाने के बाद वहां पर रुक जाता है, तो इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जियोन उसी के साथ से वहां पर हेलो बोलता है। तो वो कहता है कि ये क्या है, मुझसे डर क्यों नहीं रहा। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे यहाँ पर तुमसे और कुछ नहीं चाहिए और यहाँ पर अगर तुम मार नहीं खाना चाहते तो यहाँ पर से चले जाओ। लेकिन वहां पर से बिल्कुल भी नहीं जाता और इसी के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फोर्थ जंग मास्टर से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। और इसी के साथ हमारा जियोन अपने पास से बुक निकालता है और उसके सामने करता है। जैसे वो उसे बुक देता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम्हारे पास क्या है, क्या तुम्हें ये बुक चाहिए, ये हमारी फैमिली का सीक्रेट मैनुअल है। जबकि यूचान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर इसके ऊपर कैसे भरोसा करूं कि ये रियल थिंग है। और इसी के साथ ही हमारा जॉन बुक उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है खुद ही चेक कर लो। तो इसी के साथ ही यूचान जो होता है वहां पर उस बुक को ओपन करता है और उसको बुक को ओपन करने के बाद उसको पढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये तो वाकई में असली वाली बुक है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें यहाँ पर से कहां से मिली होगी। जब उसे चेक कर रहा था तो बीच के कुछ पन्ने जो होते हैं वो गायब होते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, बीच के पन्ने कहां पर है, वो कहां पर चले गए। तो वो हमारा जीवन उसे इशारा करते हुए कहता है कि वो सारे मेरे दिमाग के अंदर हैं, वो सब कुछ मैंने याद कर रखा है। तो वो कहता है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर ये बुक मुझे क्यों दे रहे हो, और साथ ही तुम यहाँ पर क्या मेरे साथ कुछ निगोशिएट करने के लिए आए हो। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पर ये बुक तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, या फिर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ निगोशिएट करने वाला हूँ। फोर्थ जंग मास्टर गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम आज यहाँ पर मेरे पास आए क्या करने के लिए, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तुम यहाँ पर मुझे ये कहने के लिए आए हो कि आपसे मैं यहाँ का मैनुअल मास्टर हूँ, क्योंकि मेरे पास सीक्रेट मैनुअल्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पर अपने सपनों को छोड़ दूं और मैं मैनुअल मास्टर बनने के बारे में सपना देखना छोड़ दूं, तुम ये कहने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि नहीं, मैं तुझे सब कुछ कहने के लिए नहीं आया। लेकिन इसी के साथ ही यूचान बुक उसकी तरफ फेंक देता है। तुम्हारा जीवन बुक को नीचे से उठाता है और उसे कहता है कि लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मेरा यहाँ पर मैनुअल मास्टर बनने का कोई इरादा नहीं है, ना ही मुझे मैनुअल मास्टर बनने का शौक है। वो उस बुक को उठाता है और उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मैनुअल मास्टर बनना चाहते हो तुम बन सकते हो। यूचान कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, अगर तुम्हें यहाँ पर मैनुअल मास्टर नहीं बनना तो फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और इसी के साथ ही वो अपना पंच बनाता है और हमारे जीवन को जबरदस्त पंच दे मारता है। जीवन के पास वहां पर उसके पंच को अवॉइड करने का टाइम भी नहीं होता और इसी के साथ ही वो बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद हमारा जीवन जो होता है उसकी एनर्जी को फील कर रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर रिएक्शन भी नहीं दे पाया। क्या एक पीक राम का मास्टर इतना पावरफुल होता है, इसने मुझे पंच मारा, मेरे पास डॉज करने का वक्त भी नहीं था। अगर मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को सीखता और मैं पीक राम में पहुंच जाता तो क्या मैं भी इसकी तरह इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और हमारा जीवन वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हालांकि उसकी नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन वो खुश हो रहा होता है कि उसने यहाँ पर एक पीक राम के मास्टर को देखा और इस तरह वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। तुम्हारा जीवन कहता है कि वो बंदा जिसने मेरे ग्रैंडपा को मारा था, वो बंदा जिसके चेहरे के ऊपर स्कार था और उसके पास ब्लैक कलर की स्वर्ड थी, वो बंदा वो तो एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान था। अगर मैं यहाँ पर पीक राम में पहुंच जाता और यूचान से फाइट करके इसको हरा देता हूँ तभी मैं यहाँ पर अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट साबित कर पाऊंगा। मैं बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स को देख चुका हूँ जिसमें गार्ड कैम्प भी था, गार्ड कैम्प और कुछ और ऐसे मार्शल आर्टिस्ट जो कि जिनका लेवल जो था वो पीक राम के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इस लड़के का तो लेवल ही डिफरेंट है, यानी कि इसकी कल्टीवेशन लेवल और सभी लोगों के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर है और जो उन लोगों से काफी ज्यादा बेहतर भी दिखाई देता है। इसका पोस्टर चेक करो, ये तो बिल्कुल अपने आप में एक मॉन्स्टर की तरह है। तुम्हारा जीवन फिर से उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने तो यहाँ पर मेरे चेहरे के ऊपर एक पंच मार दिया, क्या तुम यहाँ पर मेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ना चाहते हो। जबकि दूसरी तरफ से यंग मास्टर यूचान उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ अगर तुम और ज्यादा मार नहीं खाना चाहते। और इसी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें और ज्यादा मार खानी है, इसी वजह से तुम यहाँ पर उठकर खड़े हो गए हो, या तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, यहाँ पर जल्दी से उठकर भागना स्टार्ट करो। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी माँ के बारे में कुछ गलत कहा था। और उसी के साथ ही यूचान आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता और कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम्हारे मुंह से एक भी गंदा लफ्ज निकलेगा, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और फिर से वहां पर अपना पंच बनाता है। तो जीवन उसे कहता है कि जो तो बड़ी अफसोस की बात है, चलो फिर ठीक है, अब जबकि तुम्हें यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं है तो फिर मैं सीक्रेट मैनुअल को जाकर सेकंड यंग मास्टर या फिर फर्स्ट यंग मास्टर यानी लेडी सीओ को दे देता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होगा। जीवन उसे कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर या फिर सेकंड यंग मास्टर में से कोई सेक्टर लीडर बन जाता है तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम तो एक नाजायज बेटे हो, एक नाजायज बेटे को ये वो लोग यहाँ पर किस तरह से ट्रीट करने वाले हैं। मैं तो फिर यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर में एक जायज बेटा हूँ, तो मेरे साथ तो यहाँ पर इतना बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होगा अगर उन दोनों में से कोई यहाँ पर सेक्टर लीडर बन जाएगा। जरा अपने बारे में सोच कर देखो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर एक सक्सेसर कैंडिडेट हो, तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुमने सारी जिंदगी मार्शल आर्ट्स को सीखा ताकि तुम यहाँ पर नए मैनुअल मास्टर बन सको, लेकिन कोई और यहाँ पर मैनुअल मास्टर बन जाता है और तुम्हें उठाकर फैमिली से बाहर फेंक देता है। तो ये बात सुनने के बाद यूचान उसे
कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम्हें ये धमकी दिखाई दे रही है। देखकर लगता तो नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कोई धमकी दे रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसका कॉलर छोड़ देता है, पीछे हटता और कहता है कि बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए और बताओ कि तुम हो कौन। तुम्हारा जियोन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कौन हूँ, मैं थर्ड यंग मास्टर हूँ। यूचान से कहता है कि नहीं, तुम थर्ड यंग मास्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बताओ कि तुम कौन हो। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो था उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। तो वो कहता है इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं जहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बारे में तुम क्या जानते हो। मैंने एक बार तुम्हारी माँ की इंसल्ट कर दी और उसके बाद तुमने मुझे पीटा, उसके अलावा तुम यहाँ पर मेरे बारे में क्या जानते हो। बचपन से लेकर अभी तक तुम मेरे बारे में क्या ही जानते हो। इंसान बदलते हैं और मैं जहाँ पर अंदर से बहुत ज्यादा चेंज हो चुका हूँ और इस वक्त मेरे मोहरे दिखाने का वक्त है। इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, किससे मैं नफरत करता हूँ और किससे मैं प्यार करता हूँ, और मैं यहाँ पर मैनर मास्टर क्यों नहीं बनना चाहता। मेरे पास मेरे सारे सवालों के जवाब है, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही यूचान उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। सभी लोगों ने जहाँ पर मेरे पर लेबल लगाया था, तुम सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर कहा था कि मैं यहाँ पर एक कमजात हूँ, यानी कि मैं एक नाजायज बेटा हूँ। तुम सभी लोग हमेशा मुझसे दूरी रखते थे और ये सब कुछ किस लिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ जो थी वो एक कंकूबाइन थी, जबकि तुम्हारी माएँ जो थी वो किसी दूसरे सेक्टर से लाई गई बीवियां थी। में से किसी ने यहाँ पर मुझे अपना छोटा भाई नहीं माना, हालांकि मैं तुम सभी लोगों से ज्यादा बेहतर था। तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे निगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम में से किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट कर सकता हूँ। तो यूचान कहता है लेकिन क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तुम्हारा जियोन कहता है क्योंकि तुम सबसे बेस्ट हो। तो ये बात सुनने के बाद इसी के साथ ही हमारा यूचान वहीं पर शांत हो जाता है और कहता है क्या इसने यहाँ पर क्या कहा। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा था कि अपनी सारी जिंदगी में यहाँ पर कास्ट आउट रहा, सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे नाजायज कहते थे, मेरे अपने ब्रदर्स यहाँ पर मुझे ये कहते थे, मेरी फैमिली के सभी लोग ये कहते थे। इसी वजह से मैं हमेशा अकेला रहता था, मैं अकेले रहकर सिर्फ प्रैक्टिस करता रहता ताकि कोई तो यहाँ पर मुझे बेस्ट कहे। लेकिन आज यहाँ पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि थर्ड यंग मास्टर जो कि यहाँ पर मेरी माँ से भी नफरत करता है, जिसने एक बार मुझसे मार खाई है, वो यहाँ पर मुझे सबसे बेस्ट कह देगा। सारी जिंदगी इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था, कोई ना कोई तो यहाँ पर आकर मुझे पहचाने, कोई मुझे आकर एक्नॉलेज करे, और इसने यहाँ पर मुझे कहा है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसकी बात सुन लेनी चाहिए। आखिर इसे मुझसे क्या चाहिए होगा, मैं सुन लेता हूँ कि ये मुझसे क्या चाहता है। और इसी के साथ वो कहता अच्छा ठीक है, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हमारा जियोन कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। के बाद हमारा जियोन और गोचान दोनों वहाँ पर से वापस की तरफ आ रहे होते हैं। गोचान कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी आसानी के साथ यूचान को मना लेगा, इसने फोर्थ यंग मास्टर को बड़ी आसानी से मना लिया। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इवल स्पिरिट्स को यूज करके उसको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने वाला ताकि वो इसकी बात मान जाए, लेकिन इसने यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ मक्खन की तरह उसको मना लिया। इसने यूचान के सामने अपनी रियल आइडेंटिटी को भी शो होने नहीं दिया और उसे ये भी पता नहीं चलने दिया कि ये असली वाला थर्ड यंग मास्टर है ही नहीं। और साथ ही इसने यहाँ पर उसे ये बात भी कहा ली कि मुझे यहाँ पर बेसिक सिखा दो। तुम्हारे जियोन ने वहाँ पर उसके सामने ये सारी बात किस तरह से की है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि हमारे जियोन ने वहाँ पर डायरेक्टली उससे बात इसलिए नहीं की कि अगर वो डायरेक्टली उसे कहेगा कि मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बेसिक सिखा दो तो यूचान को उसके ऊपर शक हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 28 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि न्यू मून के मरने के बाद अब यहाँ पर बाकी की शामन जो है वो न्यू मून का बदला लेना चाहते हैं और न्यू मून को ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहाँ पर चली गई है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग ट्रू डीमन के एपिसोड 29 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो था वो यूचान को मना लेता है। तो वो यूचान को कैसे मनाता है, तो वो यूचान से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल चाहिए तो बदले मेरी 3 रिक्वायरमेंट्स है, तुम्हें उन 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो यूचान कहता है अच्छा बताओ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैनर मास्टर बनने के बाद सबसे पहली शर्त मेरी ये होगी कि तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और तुम हर महीने जहाँ पर मुझे पैसे दोगे। तो ये बातें सुनने के बाद यूचान उसे कहता है कि मैं जहाँ पर तुम्हारी शर्त को तो मान सकता हूँ, ठीक है, मैनर मास्टर बनने के बाद अगर तुम मुझे तंग नहीं करोगे मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम अकेले रह सकते हो, जहाँ पर एक यंग मास्टर की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हो और तुम्हें जहाँ पर हर महीने तुम्हारा अलाउंसेस मिलते रहेंगे। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम्हारी तीसरी शर्त कौन सी है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तीसरी शर्त मेरी यह है कि मैं जहाँ पर शर्मिंदा हूँ ये बात कहते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे बेसिक्स के बारे में सिखाना होगा, मुझे मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स जो है वो भूल चुके हैं, इसी वजह से तुम मुझे यहाँ पर दोबारा से मार्शल आर्ट्स के बेसिक सिखाओगे। तो ये बात सुनने के बाद यूचान हंसना शुरू कर देता और कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर उनको भूल चुके हो, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ये बेसिक्स भी सिखा दूंगा। तुम्हारे जियोन ने उसके सामने बात इस तरह से की, उसने यहाँ पर उसके जो बहुत ही जरूरी चीज चाहिए थी उसने वहां पर तीसरे पॉइंट के तौर पर वो बात की, जिसकी वजह से यूचान को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसे लगता है कि शायद इसे पैसों की जरूरत है और ये मेरे मैनर मास्टर बनने के बाद अकेले रहना चाहता है, इसी वजह से इसने पहली 2 शर्तें मुझे बताई हैं और उसने वो दोनों शर्तें मान ली और साथ इस बेसिक को सिखाने के बारे में भी
उसने मान लिया, लेकिन असल में हमारे जॉन को तो वहां पर बेसिक्स ही सीखने थे, और लेकिन उसने यहाँ पर उसे इस तरह से दिखाया कि जैसे ये जो बहुत ही उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दोबारा से उनको रिवाइज करवाना चाहता है। और उसके बाद हमारा जो फोर्थ जंग मास्टर होता है उसे वहां पर बेसिक्स के बारे में सिखाता है, जबकि हमारा जॉन जो होता है उसके पास उस सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो पन्ने वेस्ट हो चुके हैं, जो उसने फाड़ दिए थे, उन पन्नों के बारे में उसे वहां पर लिख कर बताता है। उसे सब कुछ बताता है कि यहाँ पर ये सब कुछ था वो जो उसने अपनी मेमोरीज के अंदर स्टोर किया होता है। यहीं पर वापस आते हुए गोचान उसे कहता है कि थर्ड यंग मास्टर, क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सेफ रहेगा? आपने उसे वहां पर मार्शल आर्ट्स का सीक्रेट मैनुअल दे दिया, सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ आपने उसको दे दिया, लेकिन आप यहाँ पर किसी के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा तो नहीं करते। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने उसे सारे का सारा सीक्रेट मेथड दे दिया है? तो वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि मैंने वहां पर जो पन्ने मैंने फाड़ दिए थे, उन पन्नों के अंदर से जितने कैरेक्टर्स थे, उन सभी कैरेक्टर्स में से तकरीबन हर 10 कैरेक्टर्स के बाद मैंने कुछ लफ्जों को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से चाहे वो सारी जिंदगी यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल को सीखने में लगा रहे, वो कभी उसको सीख नहीं पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद गोचान कहता है कि जो तुमने क्या कर दिया, अगर वो यहाँ पर उसको गलत तरीके से सीखने की कोशिश करेगा, अगर तुमने उसमें से कुछ लफ्जों को चेंज किया, इसका मतलब यह है कि वो उसकी कल्टीवेशन क्रिपल हो सकती है, उसकी मैडियंस ब्लॉक हो सकती है कल्टीवेशन के दौरान। साथ ही वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये बंदा वाकई में एक बहुत ही बड़ा कमीना डेविल है। इसने यहाँ पर उसके पास से सौदा किया था, लेकिन सौदे के एंड के ऊपर इसने यहाँ पर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे गलत टेक्निक देकर। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में फिनिक्स पवेलियन का दिखाया जाता है, जहां पर दिखाते हैं कि फिनिक्स पवेलियन का जो मास्टर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि बताओ न्यू मून कहां पर है, अभी तक न्यू मून वापस क्यों नहीं आई? तो उसे वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि न्यू मून जो थी उसने लेडी सीओ के साथ गलत किया, उसने लेडी सीओ के दिए हुए मिशन को पूरा नहीं किया, और साथ ही लेडी सीओ के ऊपर इल्जाम लगाकर वहां पर लेडी सीओ को पाबंदी बनवा दिया, उसे पकड़ लिया गया है, जिसकी वजह से न्यू मून की वजह से हमारे फिनिक्स पवेलियन और लेडी सीओ के दरमियान में जो रिलेशनशिप थे वो खराब हो चुके हैं, और ऊपर से अब यहाँ पर कोई हमारे पर भरोसा भी नहीं करेगा, क्योंकि न्यू मून ने यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी की है, उसने दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर अब यहाँ पर से भाग चुकी है। तो हर मास्टरों से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ, जाकर उसे पकड़ कर लाओ। तो इस बंदे का नाम शामन रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्लेक्शन से कहता है कि रिफ्लेक्शन अब ये काम तुम्हारे जिम्मे है, जहां पर से मर्जी जाकर न्यू मून को ढूंढ कर लाओ, उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। और इसी के साथ रिफ्लेक्शन उसे कहता है कि जी सर, मैं अभी जाता हूं और जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूं। और रिफ्लेक्शन वहां पर से निकल पड़ता है ताकि वो जाकर न्यू मून को ढूंढ कर ला सके। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पहाड़ों का दिखाया जाता है, जहां पर न्यू मून की टोपी वहां पर पड़ी होती है और साथ उसके कपड़े और उसके बेल्ट वगैरह वहां पर पड़ा होता है, जिसके ऊपर काफी सारा खून लगा होता है। सिर्फ और सिर्फ वहां पर यही चीजें होती है, जिसके अलावा उसकी बॉडी वहां पर नहीं होती, सिर्फ खून वहां पर ग्राउंड के ऊपर बिखरा पड़ा होता है। तो शामन रिफ्लेक्शन जैसे वहां पर पहुंचता है तो ये देखने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ किसने किया होगा, आए न्यू मून के साथ ये सब कुछ कौन कैसे कर सकता है? क्योंकि न्यू मून हमारी जो टॉप 3 की शामन्स में से एक थी, उसके पास अपने एक बीस्ट भी था, यानी चैमे मोरियो था, लेकिन इसके बावजूद कोई उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है? वो अपने पास एक तलिस्मन को बर्न करता है और कहता है मैं यहाँ पर इस तलिस्मन को बर्न करके सब कुछ रिवाइंड करके देखूंगा कि आज यहाँ पर हुआ क्या था। उस तलिस्मन की मदद से वो यहाँ पर आत्माओं को बुलाता है और आत्माओं की मदद से पूरी की पूरी बैक फ्लैश वहां पर देखने वाला है। जैसे वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हो बैक फ्लैश देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर असल में क्या हुआ था। तो इसी के साथ उसे दिखाई देना स्टार्ट करता है, वो सब कुछ उसे दिखाई देता है कि लेडी सियोक ने उससे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मारना होगा, और उसने वहां पर उसके ऊपर रिवर्स डिग्री टेक्निक को यूज किया था, रिवर्स मर्डर टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक किया था, जहां पर इवल मॉन्क था, और इवल मॉन्क के ऊपर अटैक करने के बाद उसने वहां पर अपने कीड़ू को भी यूज किया था, यानी कि उसने अपने शेल्ड बीस्ट को यूज किया, और शेल्ड बीस्ट को यूज करने के बाद उस लड़के ने अपना ब्लड अपने पर डाला, उन कीड़ों को भी अवॉइड कर लिया, साथ उसकी शेल्ड बीस्ट को भी वहां पर पकड़ लिया। शेल्ड बीस्ट को बचाने के लिए उस लड़की ने वहां पर उसके साथ एक सौदा किया और लेडी सियोक को वहां पर फंसा दिया, और उसके बाद उसने उस लड़की को छोड़ दिया और वो लड़की यहां पर पहुंची, और यहां पर पहुंचने के बाद किसी ने उसके ऊपर अटैक करके उसको मार डाला। और इसी के साथ ही शामन रिफ्लेक्शन को भी वहां पर बहुत ही खतरनाक ऑमिनियस एनर्जी महसूस होती है। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर क्या ये कोई इल्यूजन है या फिर मुझे यहाँ पर वाकई में कोई ऐसी स्पिरिट दिखाई दे रही है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पर वो भी बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जैसे वहां पर वो अपनी ब्लैक फ्लैश से बाहर निकलता है तो वो कहता है कि ये कोई आर्म्स स्पिरिट नहीं थी, ये कोई येलो स्पिरिट नहीं थी, ये कोई ग्रीन स्पिरिट नहीं थी, बल्कि ये एक ब्लू स्पिरिट थी। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे हाल मास्टर को जाकर बताना होगा, हम सभी शामन्स को यहाँ पर पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि एक ब्लू स्पिरिट यहाँ पर अपीयर हुई है और ब्लू स्पिरिट से निमटना हम सभी लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला। यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे जियोन का दिखाया जाता है कि हमारा जियोन फोर्थ जंग मास्टर जूचान के पास से वहां पर बेसिक सीखने के बाद आता है। तो अब यहाँ पर सीक्रेट मैनुअल के अंदर जो स्पेशल टेक्निक्स होती हैं वो उनको परफॉर्म कर सकता है। वो बड़ी आसानी के साथ उन सभी को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और उन सभी मूव्स को वहां पर परफॉर्म कर रहा होता है। तुम्हारे जियोन के लिए अब ये काफी ज्यादा आसान हो गया था, बड़ी आसानी के साथ वो उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये देखने के बाद वहां पर साइड के ऊपर खड़ी ब्लू स्पिरिट ये सब कुछ देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है और कहती है ये लड़का बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, ये हाई लेवल की मार्शल
आर्ट्स की टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ देखकर ही कॉपी कर रहा है और बड़ी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का जो है इसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत ही बड़ा जीनियस और टैलेंटेड लड़का है। इस लड़के ने तो यहाँ पर अभी तक एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं की। जिस तरह से यहाँ पर उसने देखा बुक के अंदर, उसी तरह से इसको सेम टू सेम कॉपी कर रहा है। और साथ ही वो कह दिया कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अगर ये लड़का यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा होता, यानी कि मेरी एज का होता, तो मैं यहाँ पर इसके साथ कोई इस तरह का रिलेशनशिप रख लेती, यानी कि मैं इसके साथ यहाँ पर रिलेशनशिप बना लेती। लेकिन अगर ये लड़का यहाँ पर मेरे सामने आए और आकर मेरे सामने कहे कि प्लीज मेरे साथ शादी कर लो, तो फिर हो सकता है कि मैं इसके बारे में सोचूं। और वहीं पर खड़ी खड़ी वो शर्मा रही होती है, फिर साथ ही चिल्लाकर कहती है कि मैं सोच क्या रही हूँ, वो एक छोटा सा लड़का और मैं यहाँ पर हजारों साल पुरानी एक पुरानी ओल्ड बिच हूँ। और इसी के साथ ही गोचान भी वहां पर आ जाता है। तो गोचान आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो गोचान कहता है बताएं आपको क्या चाहिए? तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए हाउ फैक्शन के पास जाओ, जाकर उनके पास इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लाओ। और वो उसे अपने पास एक टोकन देता है और उस टोकन के ऊपर एक स्पेशल साइन बना होता है। वो उसे कहता है कि जाओ उनके पास जाकर इन्फॉर्मेशन लेकर आओ। तुम्हारे गोचान को दिखाता है कि वो हाउ फैक्शन की एक ब्रांच में आता है, वहां पर आकर बैठा होता है अपने हाथ में उस पर्ची को लेकर जिसके ऊपर वो स्पेशल निशान बना होता है। तो वो कहता है कि जहां पर मास्टर ने मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा है कि मुझे जहां पर इस निशान की इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, लेकिन क्या पता यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि हाउ फैक्शन की ये वाली ब्रांच एक बहुत ही छोटी सी ब्रांच है। लोग इतने ज्यादा स्किल्ड भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हाउ फैक्शन की मेन ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे सके। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर ये क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये किस तरह से सोच रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर का कुत्ता बन गया? बिल्कुल उसी की तरह सोच रहा हूँ जैसे यहाँ पर एक पालतू कुत्ता सोचता है। ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर बदल गया हूँ या फिर मैंने वाकई में थर्ड यंग मास्टर को अपना मास्टर मान लिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 29 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस निशान के बारे में गोचान को क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और ये निशान किस बारे में है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? ट्रू डीमन के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा जियोन जोता पेपर के ऊपर एक निशान बनाकर गोचान को भेजता है कि वो हाउ फैक्शन के लोगों के पास जाकर इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लाए। तो वो हाउ फैक्शन के अड्डे के ऊपर पहुंच जाता है, वहां पर बैठकर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर जियोन का कहीं पालतू कुत्ता तो नहीं बन गया, मैं यहाँ पर इतना लॉयल कैसे हो गया, मैं उसकी सारी बातें मानता हूँ और साथ ही मुझे उसकी फिक्र भी होती रहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी सारी जिंदगी में यहाँ पर बिल्कुल बेकार इंसान था, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। तो वो कहता है मेरी जिंदगी में कभी मेरा कोई मकसद था ही नहीं, मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बेच दिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे पाल नहीं सकते थे, इसी वजह से मुझे एक असैसिन ग्रुप को बेच दिया गया और वहां पर मुझे असैसिन बनने के लिए ट्रेनिंग दी गई। लेकिन वहां पर पता चला कि मेरे पास टैलेंट्स नहीं है। जब मेरे पास वहां पर टैलेंट्स नहीं थे तो मुझे वहां पर से भी निकाल दिया गया। लेकिन सेम टाइम के ऊपर गार्ड कैंप जो थे वो रिटायर हो रहे थे और उनके रिटायर होने के साथ उन्हें यहाँ पर एक नौकर की जरूरत थी, इसी वजह से मुझे अपने साथ अपना सर्वेंट बनाकर ले आए। मुझे पता था कि वो कभी भी यहाँ पर मुझे अपने डिसाइपल की तरह ट्रीट नहीं करने वाले, जहाँ पर किसी एक अच्छे मालिक की तरह ट्रीट नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे यूज करना चाहता था। इसी वजह से मुझे यहाँ पर उसके मरने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद से अब यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के साथ मैं हूँ। मुझे ये भी पता है कि वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं उसके साथ वफादार रहूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ अचीव हो सकता है। मेरी जिंदगी तो इसी तरह यहाँ पर खत्म हो जाएगी, मैं यहाँ पर एक मास्टर को सर्व करते करते इसी तरह मर जाऊंगा। मुझे बस एक ही बात का डर लगता है कि कोई यहाँ पर मुझे बेकार समझकर छोड़ ना दे, कम से कम कोई मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करता रहे, मुझे इसी बात की खुशी है। और इसी के साथ ही वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, साथ ही सोचते सोचते घबरा जाता है और कहता है कि वो डिमोनिक कल्टीवेटर जो है, यानी कि स्पेशली जियोन जो है, वो किसी वक्त खुद ही यहाँ पर मुझे मार डाले तो ये मेरे लिए ज्यादा बुरा रहेगा। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हाउ फैक्शन का मास्टर जो होता है वहां पर से निकल कर आ रहा था, वो अपने साथ एक लड़की भी लेकर आता है और उसने वहां पर काफी ज्यादा पी रखी होती है। वहां पर आने के बाद से कहता है कि कस्टमर प्लीज माफ करना कि मैंने जहां पर तुम्हें वेट करवा दिया। तो इसी के साथ ही हमारे पास गोचार वहां पर सोच रहा था कि इस बेकार आदमी को देखो, ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देगा, दिन दहाड़े यहाँ पर पीकर टल्ली हो चुका है और एक लड़की के साथ मजे कर रहा है। और इसी के साथ वो लड़की को लेकर वहां पर बैठ जाता है। जैसे वहां पर बैठ जाता है उसे कहता है क्या तुम देख रहे हो, ये लड़की मेरी नई एस्कॉर्ट है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, आज रात में इसके साथ मजे करने वाला हूँ। जबकि हमारा गोचार उसे कहता है कि बकवास बंद करो, इस लड़की को यहाँ पर से भेजो। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम इसके सामने बात कर सकते हैं। जबकि गोचार चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, इस लड़की को यहाँ पर से बाहर भेजो। और इसी के साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है मैं इस लड़की को भेज देता हूँ। वो उस लड़की से कहता है कि ठीक है डार्लिंग तुम जा सकती हो। जैसे वो उठकर जाने लगती है वो उसकी शरीफ के ऊपर स्पैंक करता है और कहता है कि ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि हम लोग अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मजे करने वाले हैं। तो गोचार वहां पर गुस्से के साथ टेबल पर पंच मारता और कहता है कि मैंने कहा कि बकवास बंद करो, ये सब कुछ अपने गंदे काम बाद में करना, पहले यहाँ पर टास्क के ऊपर फोकस करो। इसी के साथ ही दिखाता है कि वो लड़की जैसे उठकर खड़ी होती है वो मोटू के मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारती है और गोचार भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ही वो लड़की कहती है मुझे लगता है कि बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ पर और ज्यादा नौटंकी नहीं करनी। और इसी के साथ ही वो वहां पर से पीछे की तरफ घूमती
होती है अपने सर के ऊपर से विग उतारती है। जब वो विग उतारती है फिर साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ एक जंप लगाती है। वो पीछे की तरफ बैक फ्लिप करते हुए उस मोटे आदमी के सर के ऊपर हाथ रखती है और उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ देती है। वो उस मोटू को वहीं पर मार डालती है। उसके मरने के बाद पीछे की तरफ जंप करती है। फिर साथ ही दिखाते हैं गोचान को अपनी तलवार निकालता और कहता है कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। जैसे वो अपनी तलवार निकालता है वो लड़की टेबल को किक मारती है और उसके ऊपर फेंक देती है। और जैसे टेबल सामने से हट रहा था इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से कुछ नीडल्स निकालती है और नीडल्स को निकालकर उसकी तरफ फेंक देती है। वो सभी नीडल्स उसकी बॉडी के अंदर जाकर मेडियन पॉइंट्स के ऊपर लगते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर हैंग हो जाता है। लेकिन वो उस टेक्निक को पहचानता है। वो कहता है कि ये टेक्निक, इस टेक्निक को तो मैं यहाँ पर जानता हूँ। और वो लड़की जो होती है उसे कहते हैं कि तुमने तो मुझे कुछ ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट कर दिया। ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मुझे पहचानते भी नहीं हो। असैसिन नंबर 86। यहाँ पर इन सभी असैसिन्स को नंबर दिए जाते हैं और यहाँ पर गोचान का असैसिन नंबर जो था वो 86 था। तो उसे कहती है मिस्टर गोचान कैसे हो तुम। तो ये लड़की जो होती है इसका नाम हा चायरिन होता है। गोचान में बताता है कि हा चायरिन कौन है। हा चायरिन जो है ये असल में उनकी जो फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड है, फ्लाइंग असैसिन स्क्वाड का जो लीडर है उस लीडर की पोती है। इसी वजह से ये काफी ज्यादा एरोगेंट है और काफी ज्यादा अजीब भी है। इसके साथ ही वो बताता है कि उनके सेक्टर के अंदर जो उनका असैसिन सेक्टर है उसके अंदर वहां पर एक रूल है जिसे 100 किल रूल कहा जाता है। तो वो रूल ये है कि अगर यहाँ पर तुम में से कोई भी 100 लोगों को मार देता है, अपने 100 टारगेट्स को पूरा करता है, 100 लोगों की जान लेता है, तो उसके बाद वो सेक्टर लीडर बनने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और उसके बाद उसे यहाँ पर अपने आप को साबित करना होता है दूसरे क्वालिफायर्स को हराकर। और अगर वो ऐसा कर देता है तो वो सेक्टर लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो सेक्टर लीडर बन सकता है। लेकिन किसी को यहाँ पर इस बात के ऊपर क्या भरोसा कि ये लड़की यहाँ पर 100 लोगों को मार सकती है। ये फूल जैसी लड़की यहाँ पर 100 लोगों को मार चुकी होगी तब जाकर यहाँ पर सेक्टर लीडर बनी होगी। सेक्टर लीडर बनने के बाद इन लोगों को यहाँ पर एक स्पेशल पॉइजन टेक्निक दी जाती है जिसकी मदद से दूसरे लोगों के पॉइजन को भी रिलीज कर सकते हैं और दूसरे लोगों को पैरालाइज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है चायरिन, वो उसकी बॉडी के अंदर से नीडल्स को निकालती है और कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पैरालिसिस को हटाती हूँ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। गोचान वहां पर सोच रहा था कि पता नहीं इसके दादा ने क्या सोचकर इसको यहाँ पर सेक्टर लीडर बना दिया होगा, क्योंकि ये लड़की तो बचपन में बहुत ज्यादा जालिम और बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाली थी। तो यहाँ पर एक बचपन का सीन दिखाता है कि वो उसके ऊपर बैठी होती है और स्टिक के साथ से बहुत ही बुरी तरह से पीट रही होती है। और हमारा गोचान जो होता है बचपन से इस लड़की को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो लड़की जो होती है वहां पर उसके सामने खड़ी होती है और वो कहता है कि पहले ये कितनी छोटी थी और अब यहाँ पर इसके कितने बड़े हो गए हैं। साथ ही वहां पर उसकी तरफ देखकर शर्मा रहा होता है, जबकि इसी के साथ ही उसके माथे के ऊपर लगी हुई नीडल को निकालती है और कहती है कि लो मैंने यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल पहले जैसा कर दिया, अब तुम पैरालाइज नहीं हो। गोचान उसे कहता है कि मिस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जबकि वो उसे कहती है कि अब मैं सेक्टर लीडर हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे सेक्टर लीडर कहना चाहिए। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि जबकि मैं सेक्टर लीडर हूँ तो क्या तुम यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। तो उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर इसी तरह से अपने सेक्टर लीडर की रिस्पेक्ट करने वाले हो, क्या तुम मेरे सामने झुककर मेरी तारीफ नहीं करोगे। और इसी के साथ ही गोचान वहीं पर उसके सामने बैठ जाता और कहता हाँ क्यों नहीं सेक्टर लीडर, मैं यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा। तो इसी के साथ ही मिस चायरिन उसे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर तुम मिल गए, मैं तो यहाँ पर इंतजार कर रही थी फर्स्ट जंग मास्टर का। तो गोचान उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर एक वैसा लड़की बनकर आई थी ताकि मैं यहाँ पर फर्स्ट सन के साथ उनकी मॉक फैमिली में घुस सकूं। मैंने सुना है कि इस फैमिली का फर्स्ट जंग मास्टर जो है वो काफी ठरकी इंसान है और मुझे अपने साथ वहां पर ले जाता, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर तो तुम मुझे बड़ी आसानी से वहां पर अंदर लेकर जा सकते हो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप वहां पर अंदर जाना क्यों चाहती है। तो वो उसे कहती है अब ये मत कहना कि तुमने यहाँ पर सेशन नंबर 29 के बारे में नहीं सुना कि वो यहाँ पर किस तरह से मारा गया। तो ये बात सुनने के बाद गोचान वहीं पर खामोश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गार्ड कैंप की बात हो रही होती है, क्योंकि गार्ड कैंप यहाँ पर मर चुका है। और इसी के साथ ही सेकंड यंग मास्टर ने उन लोगों को बताया था कि वो अपने मिशन में फेल हो गया था। तो वो उसे कहती है कि अब जबकि गार्ड कैंप यहाँ पर अपने असैसिनेशन मिशन में फेल हो गया था और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारे सेक्टर का रूल क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पर अपने असैसिनेशन मिशन को पूरा करना होता है, चाहे उसमें हमारा एक असैसिन मार क्यों ना जाए, तब दूसरा असैसिन उसकी जॉब को पूरा करेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं पर्सनली यहाँ पर इस टास्क को पूरा करने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर मॉक ग्योंगवून को मारने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन जोन का दिखाया जाता है कि जोन ने जब से यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट किया वो हर वक्त मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ही करता रहता है। ब्लू स्पिरिट साइड के ऊपर खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है और साथ ही गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहती है कि अब तुम यहाँ पर कब तक ट्रेनिंग ही करते रहोगे, मुझे भूख लगी है, चलो चल के कुछ खाते हैं। तो वो उसे कहता है अच्छा ठीक है हम लोग चलकर कुछ खाते हैं। और उसके बाद डिनर टाइम हो जाता है तो वो वहां पर से एक नौकरानी की बॉडी को पोजेस करती है, फिर साथ ही वहां पर खाना खाना स्टार्ट करती है। तो वो उसकी बॉडी को पोजेस करके वहां पर खाना खा रही थी, जबकि हमारा जॉन उसके सामने बैठकर वहां पर एक बुक पढ़ रहा होता है। हमारा जॉन उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें खाने का काफी ज्यादा शौक है। तो वो कहती है हाँ मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो हमारी जिंदगी में एक ही तो ज्यादा मजे की चीज होती है कि हम लोग यहाँ पर टेस्टी खाने खा सकते हैं। तो हमारा जॉन सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर इसे नौकरानी की बॉडी को पोजेस करने दिया ताकि यहाँ पर ये खाना खा सके, और कब से पिछले 3 दिन से यहाँ पर बार बार इस लड़की की यानी इस नौकरानी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेती है और यहाँ पर खाना खाना शुरू कर देती है। और इसी के साथ उस बेचारी की बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहती है कि ये क्या, मुझे लगता है कि ये बेकार लड़की ये बहुत ज्यादा कमजोर है, ये मेरी स्पिरिट की पावर
पावर को यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर कंटेन नहीं रख पा रही। अगर मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर और ज्यादा रही तो इसकी बॉडी यहाँ पर रॉट हो जाएगी और लड़की मर जाएगी। और ब्लू स्पिरिट जो होती है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है और कहती है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर अगर किसी की बॉडी को पोजेस करना है तो मुझे यहाँ पर किसी हाई लेवल के बंदे की बॉडी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 30 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब जबकि यहाँ पर चायरिन पहुंच आएगी तो चायरिन यहाँ पर आने के बाद कैसे थर्ड यंग मास्टर को मारेगी या फिर थर्ड यंग मास्टर चायरिन को मार डालेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लू स्पिरिट जो होती है वो एक नौकरानी की बॉडी को पोजेस करने के बाद वहां पर खाना एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसकी बॉडी जो होती है वो ज्यादा देर तक उसकी बॉडी को पोजेस नहीं रख पाती और इसी के साथ ही वो उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है। और साथ ही जो उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये शामनिज्म की बुक्स क्यों पढ़ते रहते हो, तो वो कहता है कि ये बुक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये वो वाली बुक है जो कि तुम उस लड़की को मारने के बाद उसके पास से लेकर आई थी, यानी न्यू मून के पास से लेकर आई थी। और इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स लिखी हुई है जिसकी मदद से हम लोग जहाँ पर किसी मरे हुए इंसान को एक डेड स्पिरिट की शक्ल में जहाँ पर दोबारा जिंदा कर सकते हैं। इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट और जॉन दोनों को वहाँ पर किलिंग इंटेंट महसूस होता है, वो दोनों जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट वहाँ पर सोच रही होती है कि इस लड़के की आइज मुझसे भी ज्यादा शार्प है, इसे भी यहाँ पर किलिंग इंटेंट महसूस हो गया, लगता है कि इसकी सेंसेस मुझसे ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि उनके साथ वाले रूम के अंदर वहाँ पर गोचान अपने साथ चायरिन को लेकर आया था। चायरिन को वहाँ पर एक नौकरानी के कपड़े देता है और कहता है कि तुम्हें ये कपड़े पहनने होंगे, तो वो कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदे हैं, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। जबकि गोचान वहाँ पर सोच रहा था कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा। अगर इसे पता चल गया कि गार्ड कैम के मरने के वक्त मैं यहाँ पर दूसरे बंदे के साथ यानी जॉन का साथ दे रहा था और मैं उसका वफादार हूँ, तो फिर ये मुझे मार डालेगी। और अगर मैं यहाँ पर जॉन के खिलाफ जाता हूँ तो फिर जॉन मुझे मार डालेगा, यानी कि ये दोनों सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें मेरा मरना तो यहाँ पर तय है, मैं बहुत ही बुरी हालत में हूँ। चायरिन जो होती है वहाँ पर उसके पास से कपड़े ले लेती है और उसके कपड़े लेने के बाद वहाँ पर सोच रही होती है कि अब मुझे यहाँ पर इन्हीं कपड़ों को पहनना पड़ेगा। और इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं बाहर जाकर वेट करता हूँ, तुम यहीं पर अपने कपड़े चेंज कर लो। तो वो उसे कहती है क्यों तुम यहाँ पर रुककर देखना नहीं चाहोगे, ये एक बहुत ही रेयर चांस है, तुम्हें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ ही गोचान जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, तो वो उसे कहती है कि मैं मुझसे मजाक कर रही थी, जल्दी से बाहर चले जाओ। और इसी के साथ ही हमारा गोचान जो होता है वहीं पर रुक जाता है, जबकि चायरिन जो होती है वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रही थी और साथ उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर अंदर लाने के लिए। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मेरे लिए अंदर आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम मुझे बड़ी आसानी से अंदर ले आए। तो गोचान उसे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब जबकि मैं भी यहाँ पर अपने सीनियर ब्रदर का बदला लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारा साथ देना ही था। अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो इसका मतलब यह है कि मेरी साइड के ऊपर पूरी आर्मी आ चुकी है, मैं अकेला यहाँ पर उससे बदला नहीं ले सकता था थर्ड यंग मास्टर से, इसी वजह से अब यहाँ पर तुम मेरे साथ हो तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से बदला ले पाएंगे। और इसी के साथ ही चायरिन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम रिटायर हो चुके हो, लेकिन अभी भी तुम यहाँ पर हमारी फ्लाइंग सेक्टर के ही एक असैसिन हो और तुम यहाँ पर अपनी कोर्स असैसिन हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। तो जैसे वो उससे ये बात करती है तो इसी के साथ ही गोचान पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो हंसते हंसते वहां से जा रहा था, लेकिन इसी के साथ उसके ऊपर नीडल्स फेंकती है और उसको वहां पर फिर से पैरालाइज कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे ये कहूंगी कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी मदद से अंदर आना चाहती थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर बदल चुकी हो, तुमने यहाँ पर गार्ड कैंप का साथ नहीं दिया, तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर मारा गया, लेकिन उसके बावजूद एक असैसिन होने के नाते तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, उसे बचाने के लिए तुमने कोई भी एफर्ट नहीं की। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर दूसरी पार्टी के वफादार हो चुकी हो और तुमने यहाँ पर गार्ड कैंप को धोखा दिया है, इसी वजह से अब सबसे पहले मैं जिसे यहाँ पर मारने वाली हूँ वो तुम होने वाले हो, सबसे पहले यहाँ पर तुम ही मरोगे। जैसे कचरे की किसे फिक्र पड़ी है, तुम्हारे जैसे कचरे की तुम्हारे सेक्टर के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं थी और तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू को समझूंगी और यहाँ पर आकर तुमसे बात करूंगी। तुम्हें हमारे सेक्टर से रिटायर किया गया था सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए, बल्कि इसलिए निकाला गया था क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट था ही नहीं, तुम बिल्कुल बेकार इंसान थे, लेकिन कम से कम तुम यहाँ पर अपनी वफादारी तो नहीं चेंज करते। तो ये बातें सुनने के बाद गोचान वहां पर सोच रहा था, इसका मतलब यह है कि इस कमीनी को सब कुछ शुरू से ही पता था, और अगर से सब कुछ शुरू से पता था इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो चायरिन उसे कहती है कि तुम आज तक बिल्कुल वैसे के वैसे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, हालांकि तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो और लेकिन पहले से ज्यादा बेवकूफ हो गए हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी में सीखते हैं, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं सीखा, इसी वजह से मैं तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत ज्यादा डिस्पाइज करती हूँ, इसी वजह से मैं अपने सेक्टर में तुम्हारे जैसे लोगों को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। जब से मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बनी हूँ तब से मैंने यहाँ पर तुम्हारे जैसे कचरू को सेक्टर के अंदर भर्ती करना छोड़ दिया, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। तो गोचन वहां पर सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर बस इस तरह से मर जाऊं, मैंने यहाँ पर गार्ड कैंप को धोखा दिया और उसके बाद मैं जियोन का वफादार हूं, तो क्या मैं यहाँ पर जियोन को भी धोखा दे दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंड के पर बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला,
मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, एंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मरने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और इसी के साथ ही चायरिन अपने पास से अपना नाइफ निकालती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि सिचुएशन क्या होने वाली है। तुम गार्ड कैंप के डिसाइपल थे और उसके डिसाइपल होने के नाते तुमने यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मार डाला और उसको मारने के बाद तुमने खुदकुशी कर ली। सभी लोग इस बात के ऊपर यकीन भी कर लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होने वाला है। और इसी के साथ ही वो कहती है कि अब यहाँ पर मर जाओ और अपना ब्लेड लेकर हमारे गोचान के ऊपर अटैक कर देती है। जैसे वो गोचान के ऊपर अटैक करती है, इसी के साथ ही दरवाजा टूटता है, वहां पर से एक हाथ अंदर निकलता है और हमारा जियोन जो होता है वहां पर आने के बाद अपनी अटैचमेंट टेक्निक को यूज करते हुए उसके ब्लेड को अपनी तरफ पुल करता है। जैसे वो उसे पुल करता है तो इसी के साथ उसका नाइफ उसके हाथ से छूट जाता है, तो उसके नाइफ को अपने हाथ में पकड़ता है, दरवाजे को किक मारता है, वहां पर से अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद कहता है गार्ड गोचान, लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हो। मुझे लगा था कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा और देखो मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जबकि गोचान वहां पर जियोन को देखता है और कहता है कि क्या यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया है, लेकिन ये कमीना यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया और जो बहुत ज्यादा कूल है। तो इसी के साथ ही चायरिन जो होती है अपने पास एक और छोटा नाइफ निकालती है और गोचान की गर्दन के ऊपर रखते हुए कहती है कि यंग मास्टर मॉक, तुम्हें यहाँ पर अपनी जगह के ऊपर ही रुकना होगा, जहाँ पर वहीं पर खड़े रहना, वरना मैं इस ब्लेड को इस लड़के की बॉडी के आर पार कर दूंगी। गार्ड गोचान यहाँ पर नहीं बच पाएगा, गार्ड गोचान यहाँ पर मारा जाएगा। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद चुपचाप खड़ा होता है, जबकि गोचान वहां पर सोच रहा होता है कि इस लड़की को क्या लगता है कि यहाँ पर मुझे बंदी बनाकर इस लड़के को यहाँ पर इसके ऊपर दबाव डाल सकती है। वो एक डेविल है जो कि यहाँ पर किसी के जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो यहाँ पर मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा। तो वो उसे कह दी होती है कि तुम्हें अपना नाइफ नीचे फेंकना होगा, चुपचाप यहाँ पर मेरे सामने खड़े हो जाओ। तो इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। तो गार्ड कैंप कहता है मुझे लगता है कि मैं वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि जियोन कभी भी यहाँ पर अपने हाथ से नाइफ नहीं फेंकने वाला। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि जियोन आगे की तरफ बढ़ता है और इसी के साथ अपना नाइफ उठाता है और उसे ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है। तो जैसे वहां पर जियोन अपने नाइफ को ग्राउंड के ऊपर फेंक देता है, इसे देखने के बाद गोचान बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या यहाँ पर क्या हुआ। तो जियोन कहता है लो मैंने अपने नाइफ को फेंक दिया, चलो जल्दी से अब यहाँ पर गोचान को छोड़ दो। और इस बात से चायरिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि अब जल्दी से छोड़ दो, मैंने तुम्हें कहा ना कि अब जल्दी से छोड़ दो, तुमने कहा था कि नाइफ फेंकना है। चायरिन कहती है कि इसका मतलब यह है कि गोचान तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल बंदा है, इसी वजह से तुम इसकी जान बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। तुम्हारा जियोन वहां पर उसे कहता है कि हाँ जैसा समझ लो, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी भी इससे काफी सारे काम लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है अब अगर तुम यहाँ पर इसे अभी छोड़ देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, ये तुम्हारे लिए एक मौका है, लेकिन अगर तुमने अभी से नहीं छोड़ा तो उसके बाद तुम्हारे पास जिंदा रहने का कोई मौका नहीं रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद चायरिन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये कह रहा है कि ये यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ देगा, ये मुझे यहाँ पर एक मौका देने की कोशिश कर रहा है। और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमारे फ्लाइंग असैसिन सेक्टर लीडर से इस तरह की बात करने की। और साथ ही वो उसे कहती है कि अगर तुम वाकई में यहाँ पर गोचान को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको, अपने घुटने टेकर यहाँ पर इसके लिए माफी की भीख मांगो। और इसी के साथ ही जब वो ये बात करती है तो गोचान कहता है कि अब तो यहाँ पर मैं पक्का मरने वाला हूँ। जब किसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर नीचे की तरफ झुकना स्टार्ट करता है। जियोन जब वहां पर नीचे झुक रहा होता है तो गोचान कहता है कि ये क्या कर रहा है, कहीं ये वाकई में यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर अपने घुटने तो नहीं टेकने वाला, क्या ये मुझे बचाने के लिए सब कुछ करने वाला है। तुम्हारा जियोन वहां पर नीचे की तरफ झुकते हुए कहता है कि गार्ड गोचान अब तुम्हें यहाँ पर खुद ही बचना होगा। और इसी के साथ ही वो नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। चायरिन उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर अपने घुटने टेक कर इसको बचाने के लिए माफी की भीख नहीं मांगोगे, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कचरा और कचरे को बचाने के लिए कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ ही जब हमारा जियोन वहां पर साइड के ऊपर देख रहा था तो वो कहती है कि ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है, ये साइड के ऊपर क्यों देख रहा है। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है, वो अपनी ऑमनियस पावर्स के साथ उसको वहां पर चारों तरफ से घेरने की कोशिश करती है। ग्राउंड के अंदर से ब्लड के बने हुए हाथ निकलते हैं और चायरिन को वहां पर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चायरिन क्योंकि एक पीक राम की मास्टर होती है इसी वजह से वो उसको सेंस कर लेती है, वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ फट जाती है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम एक पीक राम की मास्टर हो, तुम यहाँ पर हमारे जैसी पावरफुल स्पिरिट्स की भी सेंस को महसूस कर सकती हो कि हम लोग कहां से अटैक करने वाले हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर बच पाई हो। लेकिन असल में ये अटैक यहाँ पर से नहीं होने वाला था, बल्कि अपने पीछे देखो। और पीछे वाली साइड के ऊपर हमारा जियोन जो था अपना ब्लेड लेकर उसके पीछे पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 31 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर चायरिन मारी जाएगी, अब फिर यहाँ पर फिर से कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू डीमन के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब ब्लू स्पिरिट जो होती है वो चायरिन के ऊपर अटैक करती है तो चायरिन उसको सेंस कर लेती है और पीछे की तरफ जंप करती है, जबकि इसी के साथ ही जियोन पीछे से निकलता है, अपना नाइफ लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। जियोन जब उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ उसके हाथ से दोबारा नाइफ भी गिर जाता है और वो पीछे की तरफ जंप करते हुए हटती है। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है गोचान को उठाता है और उसे धक्का देकर साइड के ऊपर फेंक देता है और साथ ही उसकी नीडल्स भी निकाल देता है और कहता है कि लोग गार्ड गोचान तुम्हें बचा लिया गया है। और गार्ड गोचान
जो होता है वहां पर बच जाता है और उसके बचने के बाद हमारा जीवन जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन पहले जब उसने अपने नाइफ के साथ अटैक किया था तो इसी के साथ ही चायरिन वहां पर उस बारे में सोच रही होती है। चायरिन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर अजीब क्या हो रहा है, लेकिन जब इसने अपने नाइफ को थ्रो किया था उस वक्त मुझे महसूस हुआ था कि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इसकी मार्शल आर्ट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से इसके नाइफ के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं था। तो इसी के साथ ही चायरिन जो होती है वहां पर जब उसे लगता है कि ये कमजोर है तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि अब जबकि ये कमजोर है तो इसे मरना होगा। कमजोर लोगों की किस्मत में सिर्फ एक ही बात होती है कि उन्हें मरना होता है और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और साथ ही अपने पास अपने स्पेशल ट्रेजर को निकालती है। वो अपने स्पेशल ट्रेजर को निकाल दी होती है जो कि एक स्पेशल नाइफ होता है जो कि एक रस्सी के साथ बंधा होता है। वो उसको निकालती है तो गोचान भी उसकी तरफ देख रहा होता है क्योंकि गोचान उसको पहचानता होता है। वो कहता है कि ये तो फ्लाइंग असैसिन सेक्टर्स का अल्टीमेट वेपन है जिसको एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन नीडल कहा जाता है। एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन नीडल एक ऐसा वेपन है जिसको जब थ्रो किया जाता है तो सामने वाला ओपोनेंट जो होता है वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर पाता, वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से हमारा जियोन जो होता है वो अपने हाथ में पुलिंग यानी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करने वाला होता है, लेकिन इसी के साथ ही चायरिन अपनी उस नीडल को यूज कर देती है। वो नीडल को सामने की तरफ थ्रो करती है। जैसे ही वो उसको सामने की तरफ थ्रो करती है और जियोन वहां पर अटैचमेंट टेक्निक को यूज कर रहा होता है, इसी के साथ ही जियोन की पावर वहां पर खत्म हो जाती है। वो कहता है कि ये क्या मैं मूव नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी वहीं पर लॉक हो जाती है क्योंकि नीडल उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। इसी वजह से वो नीडल बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। उस नीडल के सामने की तरफ बढ़ने के साथ ही सामने वाला ओपोनेंट जो है इंटरनल एनर्जी को बिल्कुल यूज नहीं कर सकता और ब्लू स्पिरिट भी चिल्लाकर उसे कहती है कि लड़के जल्दी से वहां पर से सामने से हटो वरना तुम उस नीडल के साथ पियर्स हो जाओगे और तुम मारे जाओगे। और वो नीडल बड़ी तेजी के साथ उसके हार्ट की तरफ आगे बढ़ी होती है और उसके पास वहां पर से हटने का टाइम भी नहीं होता क्योंकि जियोन वहां पर से अपनी बॉडी को खुद से मूव नहीं कर पा रहा होता। और इसी के साथ गार्ड कैंप को दिखाते हैं कि गार्ड कैंप बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, जियोन को धक्का देकर उसे साइड के ऊपर फेंक देता है। जब उसे साइड के ऊपर फेंक देता है तो वो सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि गार्ड कैंप ने ऐसा क्यों किया होगा। और गार्ड कैंप जो होता है वो सीधा उस नीडल के सामने आ जाता है और वो नीडल सीधी उसके दिल के अंदर आकर लगती है। जैसे वो नीडल उसकी बॉडी के अंदर आकर दंस जाती है वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो ये देखने के बाद हमारा जियोन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारा जियोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहां पर डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हैं। ब्लू स्पिरिट से कहता है कि ब्लू स्पिरिट मार डालो। इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है और दूसरी तरफ से वो लड़की चायरिन जो होती है अपने पास नीडल्स निकालकर हमारे जियोन के ऊपर फेंकती है। तुम्हारा जियोन अपनी अट्रैक्शन आर्ट को यूज करता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करता है तो वो सभी नीडल्स उसके हाथ के अंदर आकर दंस जाती हैं। लेकिन हमारे जियोन को अब यहाँ पर इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चायरिन जो होती है उसकी बॉडी वहां पर ब्लड के साथ कवर हो रही होती है क्योंकि ब्लू स्पिरिट जो होती है पीछे से आकर उसे जकड़ लेती है। वो ब्लड के साथ उसे पकड़कर वहां पर पीछे ले जाती है और इसी के साथ उसे वहां पर दीवार के अंदर दंसा देती है जहां पर वो अपने ब्लड के हाथों के साथ उसका मुंह भी बंद कर देती है और उसे कहती है हम लोगों ने तुम्हें पहले जहां पर एक ऑप्शन दिया था कि जहां पर अभी हार मान दो, गार्ड गोचान को छोड़ो, जहां पर चली जाओ क्योंकि इसके बाद तुम्हें जहां पर बहुत ही दर्दनाक मौत मिलने वाली थी और अब जहां पर भुगतो। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखती है और कहती है क्या है क्या और इसके साथ हुआ क्या। इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे इल्यूजन के अंदर भेज देती है जिसकी वजह से चायरिन वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होने के बाद हमारा जियोन जो होता है वो आगे बढ़ता जाकर गार्ड गोचान के पास बैठ जाता है। वो गोचान के पास जाकर बैठा होता है जहां पर नीडल उसकी बॉडी के अंदर दंसी होती है, उसके नाक और मुंह से ब्लड बह रहा होता है। तो उसे जियोन उसे कहता है कि ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा कुछ और अरसा काम करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ पर मेरे सामने क्यों आ गए। तो गोचान उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर एक गार्ड हूँ, एक बॉडी गार्ड की जिम्मेदारी होती है अपने मास्टर को बचाने की और मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इसी के साथ ही गोचान उसे कहता है क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसने यहाँ पर मेरे पर भरोसा किया, तुमने यहाँ पर मुझे छोड़ा नहीं, जबकि यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर जा सकते थे, तुम मुझे मरने के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने मेरे लिए अपने ब्लेड को भी वहां पर नीचे रख दिया, तुमने यहाँ पर मुझे बचाने की कोशिश की। अगर तुमने यहाँ पर मुझे धोखा नहीं दिया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा क्यों देता। इसी वजह से मैं यहाँ पर किसी को छोड़ना नहीं चाहता एंड गेम पर मुझे बस यही चाहिए था कि मैं अगर यहाँ पर मरूं तो किसी के लिए मरूं जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसी के साथ ही गार्ड गोचान वहां पर अपनी आंखें बंद कर देता है और वो मर जाता है। तो गार्ड गोचान जो होता है वो मर जाता है तो उसके मरने के साथ ही चायरिन फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है लगता है कि ये तो मर गया। तुम्हारा जियोन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या तुमने इस लड़की की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वो उसे कहती है कि हाँ ये लड़की की बॉडी बहुत ज्यादा सेक्सी है और मेरे लिए ये बिल्कुल अच्छी है, इसी वजह से मैंने इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि उसकी बॉडी के ऊपर भी साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने इस लड़की की बॉडी के ऊपर कब्जा किया लेकिन साथ ही इस लड़की की बॉडी के ऊपर भी साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो गए, ये तो बहुत ज्यादा बेकार बॉडी है। फिर साथ ही वो गोचान की तरफ देखती है और कहती है कि अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर मर गया है, इसे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए था और ये बेचारा तो यहाँ पर एक वेंजफुल स्पिरिट भी नहीं बन सकता हमारी तरह क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिजेंटमेंट नहीं है। लगता है कि मरते वक्त ये बहुत ज्यादा खुश था, इसी वजह से इसकी बॉडी के अंदर कोई हेट्रेड भी नहीं है। हमारा जियोन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ पर उस बुक को पढ़ा था जो कि न्यू मून के पास से तुम लेकर आई थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि हम लोग एक टेक्निक की मदद से यहाँ पर ऐसे इंसान को भी यहाँ पर
स्पिरिट में चेंज कर सकते हैं, जिसकी बॉडी के अंदर कोई भी वेंजेंस या फिर हेट्रेड की भावना ना हो, तब भी हम लोग यहाँ पर उसे एक स्पिरिट बना सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जीवन वहां पर स्पेशल मंत्र बोलना शुरू करता है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी डेथ की को वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी डेथ की एनर्जी को यूज करूंगा, मैं अपनी डेथ की एनर्जी की मदद से इसको यहाँ पर दोबारा से जिंदा करूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा जीवन वहां पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। रिचुअल परफॉर्म करने के बाद वो उसकी सोल को वहां पर से बाहर निकाल लेता है। तो गोचान की बॉडी के अंदर से सोल का एक ऑर्ब निकलता है। तो वो उसे कहती है जी तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा, हमें इसके लिए यहाँ पर एक बॉडी ढूंढनी होगी जिस बॉडी के अंदर जो रहकर सर्वाइव कर पाए। तो कहता है कि इस वक्त फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर और कोई बॉडी नहीं है, मुझे लगता है कि इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट बॉडी है जिसके अंदर मैं इसे यहाँ पर कंटेन कर सकता हूँ और हम लोग यहाँ पर गोचान को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। इसके साथ ही दिखाते हैं कि जॉन के साथ उसकी वहां पर एक स्ट्रिंग जुड़ी होती है। तो ब्लू स्पिरिट उसे कहती है लगता है कि अब जबकि तुमने इसे जिंदा किया और हम दोनों यहाँ पर इसको जानते थे और इसी वजह से ये तुम्हारी फैमिलियर स्पिरिट बनकर वापस आया है, यानी कि अब हमारी तरह ये भी तुम्हारा फैमिलियर स्पिरिट है, तुम इसे जो कराए वो करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वेसल की जरूरत पड़ेगी। जॉन जो होता है वहां पर चायरन की बॉडी जो होती है वो ब्लू स्पिरिट को चायरन की बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है और साथ उस बॉडी के अंदर गोचान को डाल देता है। तो गोचान को उसको बॉडी के अंदर डालने के बाद गोचान जो होता है वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, क्या मैं यहाँ पर किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस क्यों हो रहा है। उसी के साथ से बाहर से आवाज आती है। तुम्हारा जॉन उसे आवाज दे रहा था और कहता है गार्ड गोचान चलो जल्दी से ड्रामा बंद करो और उठ जाओ। तो जैसे वहां पर अपनी आंखें खोलता है वो कहता है कि ये क्या, ये तो यंग मास्टर की आवाज है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर ये क्या, मैं तो मर गया था, मैं जिंदा कैसे हूं। तो वो कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम मर गए थे लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मैंने अपनी डेथ की और साथ में यहाँ पर तुम्हारी सोल को दोबारा से इस राम में रख लिया, अपनी डेथ की मदद से तुम्हें दोबारा जिंदा कर लिया है। अब तुम मेरी फैमिलियर स्पिरिट बन चुके हो और तुम्हारे लिए यहाँ पर मुझे एक बॉडी की जरूरत थी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें ये वाली बॉडी दे दी। गार्ड गोचान उसे कहता है कि जरा रुको, तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो कि मुझे ये वाली बॉडी दे दी। तुम्हारा जीवन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे यही कह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर और कोई चॉइस नहीं थी, तुम्हारे लिए यहाँ पर सिर्फ यही एक बॉडी थी, तो मैंने तुम्हें इसी बॉडी के अंदर रख दिया। और इसी के साथ ही गोचान जो था अपनी बॉडी की तरफ देखता और कहता है कि ये क्या, तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या कर दिया। और इसी के साथ ही वो वहां पर जोर से चिल्लाता और कहता है कि ये क्या, तुमने मुझे एक लड़की बना दिया, लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। तो अब हमारा गोचान जो है आज के बाद से यहाँ पर चायरन की बॉडी में रहेगा, तो मैं इसे यहाँ पर गोचान ही कहूंगा क्योंकि अब ये है तो गोचान ही। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ट्रू डीमन के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था गार्ड गोचान जो होता है मरने के बाद उसकी आत्मा को वहां पर जिंदा किया जाता है और हमारा जॉन उसकी आत्मा को वहां पर चायरन की बॉडी के अंदर डाल देता है। तो जब वो वहां पर अपनी बॉडी की तरफ देखता है तो वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है, प्लीज यहाँ पर मुझे वापस भेज दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कैसे रह सकता हूँ, प्लीज मास्टर यहाँ पर से मुझे वापस भेजो। तुम्हारा जॉन उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, अगर तुम्हें यहाँ पर से निकलना है तो फिर इस बॉडी को मार डालो, इस लड़की के मरने के बाद यहाँ पर तुम आजाद हो जाओगे, तुम जहाँ पर जाना चाहे वहां पर जा सकते हो। तो इस लड़की को तो वैसे भी यहाँ पर मरना ही है। तो ये बात सुनने के बाद गोचान वहां पर सोच रहा था कि इसने जिस तरह से यहाँ पर कहा कि इस लड़की को मरना पड़ेगा, अगर इस लड़की को यहाँ पर मार डालते हैं तो इसका मतलब यह है कि फ्लाइंग स्वर्ड सेक्टर के जो लोग हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे और अगर मैं यहाँ पर इस लड़की को नहीं मारता तो फिर मैं यहाँ पर एक लड़की की बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इस लड़की की बॉडी के अंदर कैसे रह सकता हूँ। अब किसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे कहते हैं कि लड़के तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो जो तुम्हें यहाँ पर इतनी खूबसूरत बॉडी मिली है। तो ये बात सुनने के बाद गोचान साइड के ऊपर देखता और कहता है कि अब यहाँ पर कौन है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है उसे बहुत ही डेडली फीलिंग आती है। तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर मास्टर के पास एक और मॉन्स्टर है, लेकिन मैं पहले से देख नहीं पा रहा था, लेकिन अब जबकि मैं खुद यहाँ पर एक स्पिरिट बन चुका हूँ तो मैं यहाँ पर इसे देख सकता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वो कहता है कि आहिर ये औरत यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे और इसकी बॉडी के अंदर से इतना पावरफुल हो रहा कैसे निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक गोस्ट नहीं होता और मैं यहाँ पर जिंदा इंसान होता और इसकी तरफ देखता तो मुझे तो लगता है कि मैं इसे देखकर ही मर जाता, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लड के सी के अंदर बैठा हूँ, उस ब्लड के समंदर के अंदर बैठा हूँ जहाँ पर बहुत सारा ब्लड है। इस लड़के ने अपने पास यहाँ पर स्पिरिट को रखा हुआ है, इसका मतलब यह कि ये लड़का इसकी रियल स्ट्रेंथ जो है वो स्पिरिट से भी ज्यादा हो सकती है। इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, ये लड़का कौन है। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट उसे कह दिया कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है, तुम यहाँ पर मर गए थे और तुम्हारे मरने के बाद यहाँ पर उसने इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें जिंदा किया और तुम्हें यहाँ पर एक बॉडी मिली और तुम यहाँ पर ऊपर से अफसोस कर रहे हो, तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और अब मैं यहाँ पर एक लड़की की बॉडी के अंदर हूँ। तो इसी के साथ ब्लू स्पिरिट गुस्से के साथ उसे कहती है बकवास बंद करो,
तुम यहाँ पर इस तरह से कैसे बात कर सकते हो जैसे कि तुम एक जिंदा इंसान हो, तुम मर चुके हो, तुम्हें यहाँ पर अब एक बॉडी के साथ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम किसी लड़की की बॉडी के अंदर हो या फिर किसी लड़के की बॉडी के अंदर हो। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम कभी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के 0 लेवल के ऊपर थे और अब यहाँ पर तुम मार्शल आर्ट्स की पीक पर पहुंच चुके हो। इस बॉडी के साथ में मार्शल आर्ट्स फ्री में मिल रही हैं। ब्लू स्पिरिट की बात सुनने के बाद जॉन कहता है कि इसे यहाँ पर साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इसे दिखाना होगा कि ये कितना काबिल है और पीक राम क्या होती है। और इसी के साथ ही जॉन उसे किक मार देता है। जैसे हमारा जॉन उसे किक मारता है तो इसी के साथ ही चायरन की बॉडी जो होती है अपने आप वहां पर से रिएक्ट करती है, क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स की पीक पर होती है। इसी वजह से बड़ी आसानी के साथ उसकी किक को वहां पर डॉज कर लेती है। तो उसे डॉज करने के बाद हमारा गोचान बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये अचानक से यहाँ पर क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। तो जॉन से कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर देखा, अब तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की पीक मिल चुकी है और तुम यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए। जबकि वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ कचरा था और मार्शल आर्ट्स भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ब्लू स्पिरिट से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अब इस बात से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए कि तुम्हें काफी अच्छी पावर मिल गई है। तो वो कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक लड़का हूँ, एक लड़की की बॉडी के साथ मैं कैसे रहूंगा। जबकि ब्लू स्पिरिट उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं एक लड़की की बॉडी के अंदर आने के बाद जब कोई यहाँ पर उनको ना देख रहा हो तब ये लोग खुद ही यहाँ पर अपनी बॉडी को टच करते रहते हैं और यहाँ पर मजे लेते रहते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी वैसा ही हो। तो वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। जॉन उसे कहता है गॉड गोचान मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें इसी बॉडी के साथ काम चलाना होगा, बाद में जब यहाँ पर मुझे कोई नई बॉडी मिलेगी तो मैं तुम्हें उसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, फिलहाल इसी के अंदर रहो। और तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ वादा करोगे। तो जॉन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वादा करूंगा। और इसी के साथ उनके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो एक गार्ड वहां पर आता है और कहता है कि मेरा नाम बॉक होयून है और मैं इंदर मैनर की तरफ से आपसे मिलने के लिए आया हूं। तो इसी के साथ ही वो उसके लिए दरवाजा खोलता है तो उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर एक अच्छी न्यूज है जो मैं आपको देने के लिए आया हूं। तो वो कहता है हाँ बताओ क्या अच्छी न्यूज है। तो इसी के साथ ही वो गार्ड उसे बताता है कि हमारे मैनर मास्टर उनको होश आ गई है और होश आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपने सभी यंग मास्टर्स को मिलने के लिए बुलाया है। उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो आकर उनसे मीटिंग कर सके। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जॉन भी काफी हैरान होता है और इसी के साथ ही शामन रिफ्लेक्शन को दिखाता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो इनकी फैमिली के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि जहां पर मॉक फैमिली की हदूद स्टार्ट होती है वो उसके क्लिफ के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, वहां पर फैमिली की तरफ देख रहा होता है। उसके सामने वो पैलेस भी दिखाई देता है जहां पर न्यू मून खड़ी थी और जहां पर से हमारा जॉन जो था उसके साथ बात कर रहा था। तो वो कहता है कि यही वो पवेलियन है। मुझे लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी सा मैटर नहीं है क्योंकि अब जहां पर सब में ब्लू स्पिरिट इन्वॉल्व है। और इसी के साथ ही वो अपने गुड आओ को वहां पर आगे भेजता है और कहता है कि जाओ एरिया को स्कैन करके आओ, लेकिन वहां पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट बैरियर होता है। तो वो कहता है कि लगता है कि इसने यहाँ पर इससे अपनी टेरिटरी मार्क की हुई है, यानी कि उस स्पिरिट ने यहाँ पर एक टेरिटरी मार्क करके एक बैरियर लगा दिया है ताकि अगर कोई भी यहाँ पर एंटर हो तो उसे पता चल जाए कोई यहाँ पर उसकी टेरिटरी के अंदर एंटर हुआ है। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर इस तरह का बैरियर देख पाऊंगा और फाइनली मैं यहाँ पर इस तरह का बैरियर देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई और तरीका यूज करना होगा अंदर जाने का, तभी मैं जाकर वहां पर देख सकता हूँ कि वाकई में ब्लू स्पिरिट वहां पर है या नहीं है। इसके साथ ही शामन रिफ्लेक्शन जो था वहां पर सारी चीजों को देख रहा था, वो पूरे घर को वहां पर एनालाइज कर रहा था। और उसी के साथ वहां पर फर्स्ट जंग मास्टर दिखाई देता है जो कि बाहर वहां पर उल्टी कर रहा होता है। और फर्स्ट जंग मास्टर को भी क्यों वहां पर बुलाया गया होता है, मैनर मास्टर के होश में आने के बाद उसने अपने सभी बेटों को बुलाया होता है और उसकी मॉम भी उसके साथ ही होती है और वो लोग उसे अंदर लेकर जा रहे होते हैं। इस साथ ही हमारा जॉन भी वहां पर से बाहर निकलता है ताकि जाकर मैनर मास्टर से मिल सके। और जॉन सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, मैं यहाँ पर सक्सेसफुल वार के अंदर बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकता। मैं तो यहाँ पर से छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि अब मेरे पास मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग आ चुकी है और मुझे मॉक फैमिली से और कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैनर मास्टर यहाँ पर इस वक्त इस समय उठ जाएंगे। इनको उनका यहाँ पर इस समय उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो यहाँ पर मुझे रोक सकते हैं। इसी वजह से मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। जबकि वो गार्ड उसे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या आप यहाँ पर मैनर मास्टर से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने पर्सनली यहाँ पर सभी मास्टर्स को बुलाया है, सभी यंग मास्टर्स को बुलाया है। तुम्हारा जॉन कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। और इसी के साथ ही वो गोचान से कहता है कि चाइरिन मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर सारी चीजों को टाइड अप कर देना जबकि मैं यहाँ पर मैनर मास्टर से मिलकर आता हूँ। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं यहाँ पर सब कुछ कर दूंगा। और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट भी उसके साथ वहां पर चली जाती है। तो ब्लू स्पिरिट के वहां पर चले जाने के बाद अब चाइरिन यानी कि हमारा गोचान जो होता है वहां पर अकेला होता है और कहता है यहाँ पर देखो तो सही, मुझे अपनी बॉडी को कवर करना पड़ेगा, मैं अपनी बॉडी को यहाँ पर से उठाकर ठिकाने लगाने लगा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अब इन चीजों का क्या करूँ, ये जो दो बड़ी बड़ी चीजें मेरे सामने हैं, मुझे लगता है कि ये काम के दौरान मेरे सामने आने वाले हैं और ऊपर से ये कपड़े कुछ ज्यादा ही हॉट है, मैं यहाँ पर इन कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर मुझे यहाँ पर रहना है, मुझे लड़की की बॉडी में रहना है तो फिर मुझे पहले अपने कपड़े चेंज करने होंगे। और इसी के साथ ही वो अपने आसपास देखता है कोई उसे देख तो नहीं रहा, फिर साथ ही वहां पर अपने कपड़े उतारना स्टार्ट करता है। साथ ही वहां पर डेविल स्माइल भी दे रहा है। तो जैसे वो अपने कपड़े उतार रहा था इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट वहां पर दीवार के अंदर से निकलती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम भी बाकी ठरकियों की तरह एक ठरकी हो। हमारा गोचन जैसे वहां पर उसे देखता है एक जबरदस्त चीख मारता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। ब्लू स्पिरिट वहां पर हंसते हंसते बाहर चली जाती है। जैसे ब्लू स्पिरिट वापस आती है तो जियोन से कहता है कि तुम अचानक कहां पर चली गई थी। तो वो कहती है कि
मैं एक बेवकूफ को बेवकूफी करते हुए देखने के लिए गई थी। उसने कहा था कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन असल में वो ऐसा ही है। इसी के साथ ही चलते चलते उन्हें सामने वहां पर फोर्थ जंग मास्टर दिखाई देता है। तो फोर्थ जंग मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। तो वो गुस्से के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है मुझे लगता है कि उस लड़के को पता चल गया कि तुमने उसे नकली कॉपी दिया, तुमने उसे गलत वर्ड्स बताए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो उसकी स्किन को तो देखो, उसकी स्किन पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, यानी कि उसने यहाँ पर उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश की होगी। लगता है कि वो यहाँ पर की डेविएशन को फेस करके आया। और इसी के साथ में जियोन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर दोबारा देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, 4 दिन हो गए, तो क्या तुमने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया? तो वो उसके सामने आता है और उसे कहता है कि जी तुम किस तरह से मेरे से बात कर रहे हो। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। वो जियोन से कहता है कि मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ क्या तुमने उस टेक्निक को सीखने की कोशिश की? तो जियोन से कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो उसे कहता है कि जरा धीरे बोलो, कोई दूसरा इसको सुन ना ले। मैं यहाँ पर उस टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ, सीक्रेट मैनुअल के अंदर लिखी हुई टेक्निक के बारे में। क्या तुमने उसे मास्टर करने की कोशिश की? ब्लू स्पिरिट इसी के साथ हंसना शुरू कर देती है और कहती है मुझे लगता है कि फोर्थ जंग मास्टर इतना भी समझदार नहीं है, ये तो एक बेवकूफ निकला। इसे समझ ही नहीं आई कि वहां पर उस टेक्निक के अंदर फेरबदल की गई है। तो जियोन उसे कहता है क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि हाँ उसके अंदर एक प्रॉब्लम है। क्या तुम यहाँ पर मेरे कलर को नहीं देख पा रहे? क्या तुम मेरी स्किन नहीं देख पा रहे? मेरी स्किन खराब हो गई है, मुझे लगता है ये कोई साइड इफेक्ट है। अगर तुमने यहाँ पर उसको प्रैक्टिस किया होगा तो फिर तुम्हारी स्किन खराब क्यों नहीं हुई? तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 33 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मैनर मास्टर इन लोगों से क्या बात करने वाले हैं।